सेशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के जो है आप लोग का ज्योग्राफी यानी भूगोल उसके मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे एक एक प्रश्न का, जो कि मॉडल सेट निकाला गया आप लोगों का 16 जून से परीक्षा होने वाला है। उसके लिए जैसे देखिए कुल नंबर मिलेगा आप लोग का 35, समय दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट। और इसके सामान्य निरस के बारे में तो आप लोग जानते ही है। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा 19। 1 से 7 तक प्रश्नों में से आप लोग को 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 8 से 14 तक में से आप लोग को 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। और यहाँ पर 15 से 19 तक प्रश्नों में से आप लोग का 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि प्रश्न की संख्या है, ये सब जैसे 3 खंड में बांटा गया है। पहला खंड का ये सब प्रश्न है। फिर यहाँ पर फिर ये प्रश्न है 19 नंबर तक प्रश्न हम लोग देख लिए। अब चलिए एक एक प्रश्न का हम लोग आसानी से समझेंगे और एक एक प्रश्न का हल करेंगे और उत्तर को आसानी से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो प्रश्न वहाँ पर था वही प्रश्न की यहाँ पर हम लिखे और उसका उत्तर भी यहाँ पर लिखे। तो एक एक उत्तर का हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक गहरे सागर या गर्त का नाम क्या है। मतलब विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है, तो मैरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैरियाना गर्त। फिर है अगला प्रश्न 2 नंबर है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है इसमें 3 नंबर प्रश्न है कि भारत की एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। देखिए भारत में 2 प्रकार की ज्वालामुखी है, उसमें से एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उस सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, बेरन ज्वालामुखी। ठीक है, और जो कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्व में अवस्थित है। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि जीवित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम लिखिए। तो जीवित सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन ज्वालामुखी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर कि लाल मिट्टी के लाल रंग का क्या कारण है। लाल मिट्टी लाल रंग के क्यों होते हैं। तो देखिए लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक मात्रा में होती है, जो इसके रंग के कारण है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न 7 नंबर है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि जल चक्र क्या है, चित्र सहित समझाइए। तो सबसे पहले चित्र के द्वारा समझते हैं जल चक्र क्या है। देखिए जल चक्र क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समुद्र लिए हम, यहाँ पर समुद्र लिए, यहाँ पर नदी है, यहाँ पर तालाब है, यहाँ पर स्थल है, स्थल में पेड़ भी यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर कोना में सूर्य है। तो जल चक्र क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर समुद्र है ना, तो समुद्र जब यहाँ पर यहाँ से सूर्य से जब यहाँ पर सूर्य से प्रकाश आती है तो ये बाष्प होती है, बाष्पीकरण के द्वारा सूर्य में जाता है। फिर सूर्य इस पानी को बाष्प के रूप में जब जाता है ना, तो इस बाष्प को सूर्य संघनन करता है और संघनन के द्वारा बादलों का निर्माण होता है, जैसे यहाँ पर बादल दर्शाए। फिर बादल के द्वारा वर्षा होती है जो स्थल पर आती है, फिर स्थल के द्वारा नदी तालाब में जाता है, नदी के द्वारा समुद्र में जाती है, फिर वही प्रोसेस दोहराती है, बाष्पीकरण होती है, संघनन होती है, बादल बनती है, वर्षा बनती है, फिर स्थल में आता है। ये प्रोसेस बार बार चक्कर जैसा घूमते ही रहते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है जल चक्र। ये वाला चित्र आप लोग ठीक से देख लीजिए, ये चित्र आप लोगों को छापना होगा। ठीक है, अब जल चक्र का मतलब परिभाषा भी देख लेते हैं कि जल चक्र क्या है। तो अतः जल चक्र क्या है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने और एक भांडार से दूसरे भांडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है। एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन हो रहा है, जिसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। मतलब जल क्षय नहीं होता है, रूप परिवर्तन होता है और स्थान परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखिए। तो उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है, किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों से अलग पहचान रखता है और उसके भूभाग में एक रूपता हो, उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है।
अब यह प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम भी लिखने के लिए बोला गया है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान, उत्तर में है नेपाल, भूटान और पूर्व में है बांग्लादेश तथा मध्य में भारत भी सम्मिलित है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मानसून की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो भारतीय मानसून की 3 विशेषताएं क्या है? 1 नंबर है कि बादलहीन आकाश, 2 नंबर है बढ़िया मौसम, 3 नंबर आर्द्रता की कमी और हल्की उत्तरी हवा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के 3 कारण क्या है? मतलब भारतीय नदियाँ प्रदूषित कैसे होती है? तो 3 कारण निम्नलिखित है। 1 नंबर पॉइंट दे सकते हैं, जैसे औद्योगिक क्षेत्र यानी फैक्ट्री से जो रसायन पदार्थ आती है, धातुओं के सामान आते हैं, वो पानी में छोड़ देता है, नदी में छोड़ देता है, जिसके कारण नदी के पानी प्रदूषित हो जाते हैं। तो औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों के मिश्रणों और भारी धातुओं को पानी में छोड़ दिया जाता है, उसके कारण एक प्रथम कारण हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे रसायन, उर्वरक और कृषि में इस्तेमाल किए गए कीटनाशक के दवाई कीटनाशक भी नदी के जल में छोड़ दिया जाता है, जिससे नदी का जल दूषित हो जाता है। ठीक है, अब 3 नंबर कारण यह है कि नदियों में प्रभावित किए गए घरों से निकलने वाले घरेलू अपशिष्ट, मतलब गंदा पानी या गंदा नली नदियों में ही मिला दिया जाता है, नदियों में प्रदूषण के स्तर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो तमिलनाडु में देखिए जाड़े के मौसम में वहाँ पर वर्षा होती है। ऐसा क्या होता है कि गर्मी के मौसम में ज़्यादातर इलाका में वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में जाड़े के दिन में वर्षा होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। सर्दियों के समय देशों में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश की ज़्यादातर इलाकों में शुष्क मौसम होता है। फिर आगे है यहाँ पर तमिलनाडु के तट अधिकतम वर्षा इन्हीं पवनों से प्राप्त करता है, क्योंकि वहाँ से पवन समुद्र से स्थल की तरफ बहती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? तो हिंद महासागर पर जो भारत की केंद्रीय स्थिति है तो क्यों महत्वपूर्ण होता है? उससे लाभ मिलता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति केंद्रीय है। भारत की इस स्थिति का प्राचीन काल से लाभ मिलता रहा है। इस स्थिति के कारण भारत के जलमार्ग द्वारा पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों में पहुंचा जा सकता था। फिर है यहाँ पर इसलिए हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भूमि के केंद्रीय स्थिति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर है। 14 नंबर प्रश्न है कि पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं बनाती है? तो पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा नहीं बनाती, इसका कारण यह है कि भारत के पश्चिमी भागों में बहने वाली नदियाँ की ढाल काफ़ी तीव्र है, इसलिए यह नदियाँ अपने मुहाने पर अनेक भागों में न बहकर एक ही भाग में बहती है। अर्थात यह नदियाँ डेल्टा न बनाकर ज्वारनमुख बनाती है, इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई भी डेल्टा नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारण एवं इस समस्या से निपटने के उपाय बताएं। देखिए मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन को बोल सकते हैं कि मिट्टी का क्षरण यानी मिट्टी का क्षय होना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बहुत सारा मिट्टी है, तो यहाँ पर जब पानी गिरेगा, यहाँ पर बरसात होगी तो मिट्टी तो बह जाएगा ना, तो इसी को बोलेंगे हम लोग मिट्टी का क्षरण यानी मिट्टी का बहाव। तो इसके कारण लिखने के लिए बोला गया है और इस समस्या से निपटने के उपाय। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? जैसे मृदा अपरदन के प्रमुख कारण है कि वृक्षों के अविवेकपूर्ण कटाव। देखिए कारण ये क्यों है? क्योंकि जब वृक्ष होते हैं, जैसे मान लेते कि ये कोई वृक्ष है, इस तरह का कोई वृक्ष है, या फिर वृक्ष की जड़ है, तो वृक्ष की जड़ मृदा को जकड़े रखती है, मतलब जकड़ कर रखती है, बहने नहीं देती है। तो अगर वृक्ष चली जाएगी, पेड़ पौधा चला जाएगा, तो उस जगह की मिट्टी भी बहना शुरू हो जाएगा। तो एक कारण है कि वृक्ष के अविवेकपूर्ण कटाव, वनस्पतिक फैलाव की घटना, वनों में आग लगना, 4 नंबर भूमि को बंजर खाली छोड़कर जल और वायु प्रदूषण के प्रेरित करना। अगर भूमि बंजर रहेगा तो पर भी वहाँ पर तो पानी नहीं ना जकड़ कर रहेगा कोई किसी चीज़ से। अगर वहाँ पर हम फसल उगा देंगे तो पानी को जकड़ कर रखेंगे, यहाँ पर मिट्टी को जकड़ कर रखेंगे। तो यह भी एक कारण है। और एक कारण ये है कि मृदा अपरदन को त्वरित करने वाले फसलों को उगाना, यानी मृदा को ज़्यादा बहने वाले फसल उगाना, त्रुटिपूर्ण फसल चक्र अपनाना, क्षेत्र ढलान की दिशा में कृषि कार्य करना, मतलब जिस दिशा में पानी का बहाव हो रहा है उसी दिशा में जैसे खेत की जुताई करना, तो उससे तो ज़्यादा मिट्टी की बहाव होगी। तो इसलिए ये भी एक कारण है।
एक कारण है कि सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियाँ अपनाना। जैसे सिंचाई भी अगर उसी दिशा में करेंगे तो पानी के बहाव तो मिट्टी के बहाव तो ज़्यादा होगा ना, तो ये भी एक कारण है। तो ये सब मृदा अपरदन के कारण हुआ। अब मृदा अपरदन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो देखिए, जो मृदा अपरदन का कारण हुआ उसी में सुधार करेंगे। पेड़ काटने की जगह पर पेड़ उगाएंगे, फसल अच्छा उगाएंगे बंजर भूमि पर। तो अधिक से अधिक फसल उगाना, अधिक चराई को रोकना, पेड़ों को काटने को कम करना तथा काटे गए पेड़ों के स्थान पर अधिक पेड़ लगाना, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना तथा फसल उगाना। ठीक है। अब अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है। व्याख्या करें क्यों जुआ है। देखिए, भारत में जो मानसून होती है तो किसी समय वर्षा अधिक होती है और किसी समय वर्षा कम होती है। तो हो सकता है इसमें फसल कभी ज़्यादा कभी कम हो सकती है, इसलिए भारतीय किसान के लिए मानसून एक प्रकार का जुआ है। उत्तर देख लेते हैं कि भारत में कृषि मानसूनी वर्षा पर अधिक निर्भर है। जिस वर्ष पर्याप्त नियमित एवं समय पर हो जाती है उस पर किसान की फसल पैदावार अच्छी होती है, किंतु जब वर्षा कम होती है, समय पर नहीं होती, किसान की फसल नष्ट हो जाती है। इस दृष्टि से भारत में मानसून की किसान को जुआ कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि हम लोग कि वास्तव में मानसूनी वर्षा की प्रकृति इस प्रकार की जिसे देखकर इससे होने वाले लाभ या हानि को निश्चित नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से वर्षा के आसमान वितरण, अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा अल्प अवधि में अधिक वर्षा आदि लक्षणों के कारण इससे किसान की फसल की दृष्टि से एक जुआ माना जाता है। मतलब कभी ज़्यादा वृष्टि हो जाता है, कभी कम वृष्टि हो जाता है, उस अनुसार भी किसान की फसल नष्ट हो जाती है। इस कारण से भी भारत की मानसून को किसान का लिए एक जुआ माना जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है कि भारत के विशाल मैदान को उच्च आवाज की भिन्नता का आधार पर वर्गीकृत कर एक संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसका उत्तर है कि भारत का विशाल मैदान पश्चिम से सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यह एक समतल मैदान है तथा इसके उच्चावेश में बहुत कम अंतर है। फिर है, यह मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर तक लंबा तथा लगभग 150 से 300 किलोमीटर तक चौड़ा है और समुद्र क्षेत्रों में ये 50 से 150 मीटर तक ऊंचाई है। इस मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 50 से 150 मीटर तक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर है। प्रश्न है कि हिमालय अवपातंत्र एवं प्रायद्वीपीय अवपातंत्र में कोई 5 अंतर लिखने के लिए बोला गया है। तो हिमालय अवपातंत्र एवं प्रायद्वीपीय अवपातंत्र में निम्नलिखित 5 अंतर है। इधर लिखिए हिमालय अवपातंत्र, इधर लिखिए प्रायद्वीपीय अवपातंत्र। ठीक है। यहाँ पर हिमालय अवपातंत्र के 1 नंबर पॉइंट है कि हिमालय अवपातंत्र की उत्पत्ति हिमालय पर्वत श्रेणी से हुआ है। प्रायद्वीपीय अवपातंत्र की 1 नंबर है कि प्रायद्वीपीय अवपातंत्र की नदियाँ प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती है। 2 नंबर है कि हिमालयी नदियाँ पूर्ववर्ती अवपात प्रणाली का अनुसरण करती है। इसका 2 नंबर है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ अनुवर्ती अवपातंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती है। फिर इसका 3 नंबर है कि हिमालय की नदियाँ 12मासी होती है जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसम अनुसार होती है। इसका 4 नंबर है कि हिमालयी नदियाँ अपने विकास क्रम में नवीन है और नवीन बलित पर्वों के मध्य प्रभावित होती है। इसका 4 नंबर है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में है और प्रायद्वीपीय पठार से होकर प्रभावित होती है। अब अगला देखते हैं 5 नंबर पॉइंट है कि हिमालय अवपातंत्र को बेसिन विस्तृत होते हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अवपातंत्र बेसिन संकीर्ण होते हैं, यानी इसका बेसिन बड़े क्षेत्र में होता है, संकीर्ण क्षेत्र में यानी कम क्षेत्र में होते हैं। तो ये रहा ये 5 अंतर। अब अगला प्रश्न 19 नंबर है जो आप लोगों का, वो आप लोगों का मानचित्रों से है। मानचित्र से अगला प्रश्न 19 नंबर है। तो मानचित्र वाला एक हम वीडियो बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक वाला, जिससे आसानी से हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर ये, जैसे मानचित्र में दर्शाने के लिए बोला जाता है कि ये क्षेत्र कहाँ है, ये देश कहाँ है, तो उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जल्द ही। तो सेट टू कंप्लीट हो गया। तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।